यही और वाला। तो एक काम करना बेटा, आप लोग भी वो पेपर एक बार दे के देखना मैम फिजिक्स किया का। था करा है उसको। मैम, करा है, क्वेश्चन सारे लगे थे, बस एक दो नहीं लगे। हाँ, तो अगर वो क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, तो नीट में भी कुछ कुछ इसी टाइम, मतलब इससे लेवल कम रहेगा, इतना मान के चलना। वहां पे कैलकुलेशन बेस्ड होता है और नीट में थोड़ा कम कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे नीट का 11th और 12th दोनों से कंबाइंड इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आएगा उस क्वेश्चन का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। बाकी आप लोगों को खुद से आइडिया होता रहेगा ये पढ़ने के बाद कि आपको कौन से चैप्टर में डिफिकल्टी आ रही है, किस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो आपको आइडिया मिलेगा कि मुझे किस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एंड नेक्स्ट आपको टेस्ट पता है ना, आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है 4 फेब में, वो 11th और 12th का कंबाइन एफएसटी होगा। मैम खुश मैम तो बोल रही थी सिर्फ 11th का होगा। नहीं नहीं, कंबाइन है बेटा। 7 फेब को है ना वो, तो ऑफलाइन कंबाइन वाला। ऑनलाइन है लेकिन 4th को कंबाइन। ठीक है, तो उसके लिए अपना प्रैक्टिस करके चलो। अलीशा नहीं आई क्लास में? जिन बच्चों को ये था कि आपको अपना सिलेबस फिनिश करना है 31 जैन तक, वो बच्चे हैं? क्या चल रहा है आप लोगों का सिलेबस स्टेटस? मैम मैम हो हो गया गया। बस। बस मैम कुछ चैप्टर्स ना रिपीट। केमिस्ट्री में मतलब एक दो चैप्टर छोड़ दिए मैंने, फिर हमसे पूछा तुमने कहा छोड़ दो चैप्टर्स अभी। अगर हो गया ना तो बस अब उसी का ही रिपीटिव रिवीजन करते रहो, बस इतना ध्यान रखो। और जो मैंने मैम आपको सब टाइम टेबल दिया हुआ फिजिक्स है ना फर्स्ट केमिस्ट्री और फेब से, बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का हो गया 11th का। फिर तो सही है। और अपना टारगेट वही स्टार्ट कर दो, फर्स्ट फेब से फॉलो करना जो मैंने आप लोगों को बना के दे रखा है। चलो फिर। 2 दिन का गैप भी दिया है, मतलब 331 को, तो उस दिन मैम क्या करें, एफएसटीज वगैरह हम सॉल्व कर ले। उस दिन अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करो, जो आपके वीक वीक चैप्टर्स है। ओके मैम। जैसे कल का क्लास है हमारा ट्यूसडे में, तो ट्यूसडे में मैं आपको कल कल हाँ, मैं सोच रही हूँ मैं आपको कॉकरोच फ्रॉग वाला क्लास दूंगी कल का। अच्छा, स्कूल जा रहे हो आप सब लोग अभी यस भी? मैम मैम, कल कल ना जाना प्रैक्टिकल है है। लास्ट। मैम 6 तारीख तो लास्ट डेली जाना है मुझे। आज तक तो जाना है, 5 को मेरा लास्ट प्रैक्टिकल है। तो कोई नहीं, स्कूल जाते रहो, बट मेक श्योर कि स्कूल का भी टाइम ना यूटिलाइज करो आप लोग रिविजन में प्रॉपर। हाँ मैम। मैं तो ना फॉर्मूले करके रिवाइज कर लेती हूँ बैठ बैठ। चलो, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप लोगों से 4 सेक्शन में चाहिएगा हर किसी से, and फटाफट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है वाटर पोटेंशियल ऑफ अ गिवन सेल इज इतना, अनदर बी सेल हैविंग वाटर पोटेंशियल इज इतना, वाटर विल मूव फ्रॉम। अभी कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है यहाँ पे? ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट प्लांट टेस्ट। चैप्टर, या वो आपका ये वाला क्वेश्चन आपको करना नहीं है फिर 1 और 2, बट मैम पर ये इसका तो बी होगा ना। इसका आंसर वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल मूव करता है, लो से हाई। हाई से लो हाई से लो जाता है, करते हैं, हाई से लो। ऑस्मोसिस हाई वाटर होता है पोटेंशियल से हाई। लो वाटर पोटेंशियल, वेरी गुड। बी से 102। एंड ये वाली चीज भी अच्छा है कि हम रिलेटेड वाले चैप्टर हमको थोड़े थोड़े आते हैं, कि हमको नहीं पता नीट में 101% वहां से क्वेश्चन देंगे, क्या पता क्वेश्चन आ जाए वहां से। बट हाँ, इतना है कि अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री मार्क्स मिलेंगे आपको। तो मैम फिर जब टेस्ट होता है तो उसमें इतना डिलेटेड सिलेबस से क्यों देते हैं? अभी भी जो टेस्ट हुआ था उसमें डिलेटेड सिलेबस से थे काफी क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन थे उसमें। मैम काफी नहीं, एक दो थे। मैम अगर आप 5-6 भी मान लो तो 5-6 के अकॉर्डिंग तो नंबर तो काफी कट होंगे ना। बेटा 5-6 में ना, पता है वो क्या आ जाता है ना, क्वेश्चंस का स्टेटमेंट में होगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। ओके मैम। क्योंकि चैप्टर्स आपस में रिलेट कर रहे होते हैं ना, इस वजह से वो क्वेश्चन मिल जाता है। चलो, 102। Pinus seeds cannot germinate and establish out without the presence of mycorrhiza. Coagulation and chemical properties and of water. अब देखो ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है आपका, ये फर्स्ट वाला पॉइंट प्लांट किंगडम से है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट कौन से से है? ट्रांसपोर्टिंग प्लांट से। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। अब बताओ इस इस चैप्टर क्वेश्चन के को 2 अगर क्वेश्चन थे टेस्ट में। करोगे या नहीं फिर इसको? करना ही पड़ेगा, वो दोनों मिक्स करना करके पड़ेगा मैम, वो तो कहेगा एग्जामिनर की प्लांट किंगडम तो था ना सिलेबस में। ऑब्वियसली, क्योंकि क्वेश्चन है ना, जो आपके नीट में या फिर अवंती में क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर वाइज टैग्ड है। तो चैप्टर से क्वेश्चन वो डाल देता है। अब ये क्वेश्चन प्लांट किंगडम चैप्टर में, तो वहां से उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया ये। तो आपको बेसिक बेसिक चीजें सब चैप्टर्स का पता होना चाहिए, डिटेल नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ बेसिक।
ठीक है, यस मैम। बताओ क्या आंसर होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 गलत है। 1 गलत है नहीं? नहीं मैम। बताओ अलीशा। सब ये बोल रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हम बट ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर नहीं करा तो कैसे कोहेशन और एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे? कोहेशन और एडेशन का मतलब क्या होता है? कोहेशन का मतलब होता है एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ना, और एडेशन का मतलब होता है कोहेशन मतलब सरफेस। एक मॉलिक्यूल में एडेशन का मतलब होता है सरफेस मॉलिक्यूल से जुड़ना, सरफेस से जुड़ना। तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, नहीं है वाटर की? यस मैम। नहीं है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कोहेशन एडेशन वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ये। फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है हमारा, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज सेकंड 2। बी ठीक है, बी होगा फिर। यस मैम। हाँ जी बी होगा। नेक्स्ट करो। Blood is the medium of transport of for CO2 and CO2. Myoglobin is red colored copper containing pigment present in the RBC. मैम One सेकंड correct गलत है, फर्स्ट सही है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। Second wrong. हीमोग्लोबिन आना चाहिए मायोग्लोबिन की जगह पे, यस मैम। है ना? तो इसलिए हमारा द करेक्ट आंसर इज बी। 2। सी। वेरी गुड। Carbonic anhydrase present in RBCs at a very low concentration. Carbonic High anhydrase का concentration फंक्शन है। सबको पता है, CO2 प्लस H2O मिलके क्या बनाते हैं ये? HCO3 कार्बनिक HCO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, है ना? कितना हाँ परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 का? 70%. 70%। 70% होता है, एंड 20 से 25% किसका होता है? कार्बन और हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। प्लाज्मा वेरी नहीं, गुड। ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है बेटा, 7% प्लाज्मा की फॉर्म में होता है। कंफ्यूज हो गए? क्या मैम? 70% प्लाज्मा जो होता है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, 20 से 25% हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, एंड 7% प्लाज्मा। प्लाज्मा की फॉर्म में। ये है करेक्ट। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट इन आरबीसी एट अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन हाई एंड कार्बोनिक concentration. एनहाइड्रेस प्रेजेंट इन प्लाज्मा एट अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन। प्लाज्मा के अंदर ज्यादा होता है वो, या फिर आरबीसी के अंदर ज्यादा होता है? दोनों ही इनकरेक्ट होंगे ना, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारा आरबीसी में ज्यादा होता है, तभी तो आरबीसी के अंदर ज्यादा होता है, यस मैम वही बोला। है ना? आरबीसी के अंदर ज्यादा होता है, प्लाज्मा के अंदर कम होता है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा, उल्टा लिख के दे दिया। यहाँ पे हाई होना चाहिए था और यहाँ पे लो। लो होना चाहिए था, लो। तो इसलिए हमारा 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट करो। मैम The role of oxygen in the regulation of respiratory substrate is quite insignificant. Emphysema is a chronic disorder. हम फर्स्ट तो सही है। दोनों चाहिए। फर्स्ट सही है, सेकंड सेकंड भी सही है। मैम करेक्ट है वो भी। सेकंड भी सही है। वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर इज डी। वेरी गुड। एड्रिनल ग्लैंड आपका 2 पार्ट से मिलके बना होता है, एक एड्रिनल मेडुला होता है और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, मेरे को लेयरिंग्स कौन बताएगा, जोना वाली तीनों के नाम? मैम जोना ग्रैनुलोसा और जोना रेटिकुलर। जोना रेटिकुलरिस, जोना ग्रैनुलोसा और एक लास्ट में होती है जोना। इंटर जोना रेटिकुलरिस लास्ट वाली होती है, जोना ग्रैनुलोसा फर्स्ट वाली होती है। और बीच वाली? और एक
जोना फेसिक्यूलेटा, फैसिकुलेटा होती है, वो सेकंड वाला फेसिक्यूलेटा, क्लियर। सबसे बाहर वाली जोना ग्रैनुलोसा, ग्रैनुलोसा, बीच वाली जोना फेसिक्यूलेटा, सबसे एंड वाली जोना रेटिकुलारिस। रेटिकुलर, जोना रेटिकुलारिस ही 6 कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करती है, और सबसे बाहर वाली कौन क्या रिलीज करती है? मिनरलो कॉर्टिकॉइड, मिनरलो कॉर्टिकॉइड। और मिनरलो मिड वाली फेसिक्यूलेटा वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हमारे कॉर्टिसोल वगैरह रिलीज करती है, जो कि हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स में आते हैं। हाँ, इन सबको रिलीज करती है। तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर मेडुला, और जो हमारा ये जो लेयर्स है मेडुला की है या कॉर्टेक्स की है? ये कॉर्टेक्स की है। कॉर्टेक्स की। तो मेडुला कौन रिलीज करता है, किस किस को रिलीज करता है, मतलब कौन से एफिमेरिन और हार्मोन? नॉन एफिमेरिन एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये रिलीज करता है। तो याद रखना है कॉर्टेक्स वाले रीजन से कॉर्टिसोल से रिलीज होता है। मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स आपका 6 कॉर्टिकॉइड्स हो गए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब रिलीज होता है। और मेडुला वाले रीजन से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एड्रिनलिन से ही एक रिलेटेड डिसीज है एडिसन्स डिसीज, बहुत इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। मैम वो कॉर्टिसोल के अंडर प्रोडक्शन से होते हैं। लास्ट क्लास में हमने इसका एक क्वेश्चन भी किया था। ह्यूमन बॉडी हैज 2 पेयर्स ऑफ एड्रिनल। क्या 2 पेयर होता है, 1 पेयर होती है? वन टू पेयर वन होती पेयर है, वन वन पेयर पेयर होती है मैम, एक पेयर होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। करेक्ट है। सही है। आ जाओ न्यूक्लियोसोम पे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये इकोलाई, सबसे पहले तो मेरे को बता दो ये क्या बता रहे हैं। एक न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम मैम, न्यूक्लियोसोम, यहाँ पे क्या है हमारे पास? हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन होती है, ऑक्टामर होती है, H2A, H2 H2B, H2 H3, और H4। H1 ये आपका भी है, H1 H1 होता है लिंकर डीएनए। लिंकर प्रोटीन, और ये 2 H2 होता है, 2 H2B, 2 H3 होते हैं, तो 4 और 4 8, इसीलिए क्या बनाता है ये? ऑक्टामर। ऑक्टामर बनाता है। वेरी गुड। क्या आपका न्यूक्लियोसोम इकोलाई में बनता है? नो मैम, नो मैम, क्योंकि इकोलाई एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रैप होता है, तो क्या स्ट्रक्चर बना लेता है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोसोम नहीं बनाता, न्यूक्लियोइड बनाता है। ये मेमेलियन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। यस मैम, यस मैम, रिलेटेड विद डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन है। यस मैम, और डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग करा रहा है, तो वी गॉट stand out incorrect, so the incorrect is फर्स्ट 1. Very good. Which one of the following मैचिंग इज इनकरेक्ट? कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है? अभी ट्रांसक्रिप्शन पे पूछ रहे हैं। अब हमको पता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे पास ऐसे 3 सिग्नल्स होता है। 1, इकोलाई। सबसे पहला इनिशिएटर, इनिशिएशन, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है, और यहाँ पे टर्मिनेटर साइट होती है। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है, यहाँ पे रो फैक्टर बाइंड करता है। जो स्ट्रक्चरल जीन है, इस स्ट्रक्चरल जीन में एक कंडीशन होती है, मोनोसिस्ट्रोनिक होती है, पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, मोनोसिस्ट्रोनिक यूकैरियोट्स में पाई जाती है। तो सिग्मा और रो दोनों फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन में पाए जाते हैं। यस मैम, और लेकिन कैपिंग और टेलिंग ट्रांसक्रिप्शन में नहीं पाई जाती। हाँ क्या कैपिंग टेलिंग ट्रांसक्रिप्शन में मिलती है? नो मैम, नहीं होती उसमें। कैपिंग टेलिंग कब होती है? जब हमको एचएनआरएनए से एमआरएनए ट्रांसलेशन में। बनाना, तो ये प्रोसेसिंग है ना। यस मैम। चलो, इकोलाई स्प्लाइसिंग प्रोसेस। क्या इकोलाई के अंदर स्प्लाइसिंग होगा? नहीं मैम। नो मैम, तो कौन सा होना चाहिए? मैम 4 वेरी गुड। तो यहाँ पे नॉट टेक प्लेस आना चाहिए था, दैट्स व्हाई मैम। करेक्ट है। कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग 3 प्रोसेस होता है। स्प्लाइसिंग के अंदर हम लोग किसको रिमूव करते हैं? इंट्रॉन्स को, क्योंकि इन फॉर इंट्रॉन्स, इन फॉर इनएक्टिव पार्ट। और कैपिंग होता है कौन सी पोजीशन पे? 5th पोजीशन पे। और टेलिंग 3rd पोजीशन पे। 3rd पे एडिनाइलेशन होता है, अराउंड 200 एडिनाइल्स ऐड करा दिए जाते हैं, और 5th पोजीशन पे 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करा देते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट 109।
थर्ड है कि फोर्थ है? कौन सा बेटा? मैम ये जो 108 करवाया इसका थर्ड आंसर होगा कि फोर्थ होगा? इनकरेक्ट फोर्थ होगा, फोर्थ होगा। आप कह रहे थे कि कैपिंग एंड टेलिंग ट्रांसलेशन में होती है, पर ये ट्रांसक्रिप्शन लिख रखा है। नहीं, ट्रांसलेशन में थोड़ी ना, आप खुद ही देखो ना, मैंने बोला कि कैपिंग और टेलिंग में हम क्या कब कराते हैं? HNRNA से mRNA बनवाने के लिए, और RNA बनने का प्रोसेस ही तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। यस मैम, ओके। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज इनकरेक्ट? मैम फोर्थ है लैब। UTR की फुल फॉर्म बताओ सबसे पहले तो मेरे को। अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन कौन सा रीजन होता है? ये 5th प्राइम, ये 3rd प्राइम, यहाँ पे AUG है और यहाँ पे कोई स्टॉप कोडॉन है, तो इसके इधर वाला और इसके इधर वाला ये सब UTR के अंदर आता है ना। और ये कब होता है UTR? ट्रांसलेशन के टाइम पे ना, यस मैम, ट्रांसलेशन। ताकि हमारा इफिशिएंट ट्रांसलेशन हो पाए, इसलिए UTR जरूरी होता है। रिलीज फैक्टर ट्रांसलेशन में होता है रिलीज फैक्टर। हमको यहाँ पे स्टॉप कोडॉन मिल जाता है, एक रिलीज फैक्टर आके बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से सारी चीजें अलग अलग हो जाती है। tRNA का चार्जिंग कब होता है? अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA से। ग्लाइकोपेरोन क्या सिर्फ नेगेटिव रेगुलेशन दिखाता है? नो मैम, पॉजिटिव भी दिखाता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन। सो इनकरेक्ट इज फोर्थ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 ईयर प्रोजेक्ट है। Yes, कौन सी ma'am. में स्टार्ट हुआ था? 1990 में। 1990 में स्टार्ट हुआ था, फिनिश हुआ था 2003 2003 में। में फिनिश हुआ था। ठीक है, और ये US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इसके थ्रू स्टार्ट किया Yes, गया था, ma'am. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। क्रोमोसोम 1 के अंदर 2968 और क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर सबसे कम जीन्स होते हैं प्रेजेंट। वो था ट्रू। दोनों सही है। यस मैम। यस मैम, बहुत करेक्ट। Eleven statement. DNA fingerprinting involve identifying difference in some specific regions in DNA called as repetitive DNA. हम DNA fingerprinting करते हैं तो दो इंडिविजुअल्स के बीच में repetitive DNA के बीच में डिफरेंस पता लगाते हैं कि इसके अंदर कितना रिपीटिशन है, इसके अंदर कितना रिपीटिशन है। स्टेटमेंट 2, डिपेंडिंग ऑन द, क्या देखते हैं? एडेनिन थायमिन रिच या फिर ग्वानिन साइटोसिन रिच के कॉम्पोजिशन को देखता है। लेंथ ऑफ सेगमेंट देखता है, कितना रिपीटिव यूनिट है उसका नंबर। एंड सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज, जैसे माइक्रो सैटेलाइट, मिनी जी सैटेलाइट। मैम, दोनों सही है। दोनों सही है, कोई गलती नहीं है ना? एक मिनट, पढ़ लो अच्छे से। मैम हम डिफरेंस थोड़ा ना देखते हैं, हम मैच करते हैं ना दो लोगों। पेटेंटली टेस्ट। Differences. DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region in DNA sequences. समझ रहे हो? दो इंडिविजुअल्स हैं, उन दोनों इंडिविजुअल्स के डीएनए के स्पेसिफिक रीजन्स में हम डिफरेंसेस देखते हैं कि उनके बीच में कितना डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच नहीं कर रहा है, सिमिलैरिटी है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? फिर से पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। सिर्फ सिमिलैरिटी थोड़ी ना देखते हैं, सही differences तो पता है लगता मैम, सही तो है। मैम दोनों सही है। दोनों सही है मैम। दोनों सही है। अनीशा क्लियर हुआ? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी बेटा। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हमको पता है कि जब हमने ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लगाया था तो उस टाइम पे हमको पता था कि हम सब लोगों का 99.9% डीएनए मैच करता है, सब हर किसी का। हाँ। सिर्फ और सिर्फ 0.1% 1% डीएनए होता है जिसकी वजह से हम सब लोग वेरी करते हैं। हाँ। और हमने जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करा था तो हमें उसके साथ में बहुत सारे उसके सेलेंट फीचर्स में पता लगा था कि हमारा डीएनए का बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो सबके अंदर सेम है, बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो कोड ही नहीं कर रहा है किसी भी चीज को, और बहुत सारा पार्ट ऐसे है जिसके अंदर बहुत सारी रिपीटिशन है सिर्फ और सिर्फ एक बेस को छोड़ के, जिसको हम क्या बोलते थे? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम बोलते थे, या फिर हम उसको SNPs भी बोलते थे। मैम
सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम लोग ma'am. क्या करते हैं, हम लोग डीएनए जब फिंगरप्रिंटिंग, लेट्स सपोज मुझे अनश्व और साक्षी का डीएनए ये पता लगाना है कि क्या ये दोनों के दोनों मतलब सिस्टर्स है, तो क्या इन दोनों का ब्लड रिलेशन है या नहीं है। तो इन दोनों का ब्लड रिलेशन पता लगाने के लिए, मतलब अगर लेट्स सपोज पैटर्निटी टेस्ट करते हैं, वैसे इससे हम सिस्टर्स का नहीं पता लगा सकते एग्जैक्टली, लेकिन पैटर्निटी टेस्ट हम लोग करते हैं। जहाँ नशवा को अपने फादर के साथ पैटर्निटी टेस्ट कराना है, तो क्या किया जाएगा ना, दोनों का डीएनए ले लिया जाएगा, और दोनों का डीएनए लेने के बाद उसमें चेक किया जाएगा कि अगर अनश्व के अंदर एडेनिन जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 200 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और उसके फादर के अंदर भी 200 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स अनश्वा अपने फादर की बायोलॉजिकल चाइल्ड है। Yes, ma'am. ठीक है, तो रिपीटिशन के बेसिस पे हम पता लगाते हैं, और रिपीटिशन में हम ये पता लगाएंगे कि हर 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद वापस से 200 मतलब यहाँ पे बीच में कोई एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया है दोनों में, और फिर बाद में फिर से रिपीटिशन 200 का ही हो रहा है, तो सिमिलैरिटी आ जाएगा। जो आपने अगर अपनी एनसीईआरटी को डायग्राम देखा, उस डायग्राम में ना ऐसे हाईलाइट्स किए हुए हैं, ऐसे बेंड्स बेंड्स बनाए हुए हैं, Yes, ma'am. तो उन बैंड्स को हम मैच करके पता लगाते हैं। तो ये वही होता है डिफरेंसेस का पता लगाना है कि कितना डिफरेंस है दोनों में। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है उनके बैंड्स में, तो नहीं है, उनका पैटर्निटी टेस्ट नेगेटिव आएगा। फिर अगर Yes, आपको ma'am. नहीं Yes. समझ में आ रहा तो अपने वीक टॉपिक्स में, चैप्टर्स में इसको लिख लो, फिर हम जब लोग टॉपिक्स वाला पार्ट करेंगे तब हम लोग इन वाले टॉपिक्स को समझते चलेंगे। मैम इसमें VNTR कराते तो VN का मतलब तो वेरिएशन ही होता है, तो उसको तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। यस मैम। ठीक है, और फिर हम लोग इसमें इस किस बेसिस पे हम ये देखते हैं कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन इस देखते हैं कि लेंथ ऑफ सेगमेंट 200 है, 150 है, कितना है, कितनी बार रिपीटिशंस हो रहा है, ये सब चीजें हम चेक करते हैं। चलो, तो इसका दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, जी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। AUG के दो फंक्शन है, मेथियोनिन को कोड करता है और इनिशिएटर Yes, की sir. तरह भी वर्क करता है। असर्शन सही है भाई, ग्लाइसिन अच्छा मैम। Yes, ma'am. दोनों ग्लाइसिन कोड करता है ये नो मैम। नहीं, तो इसका मतलब असर्शन सही है, बट रीजन रीजन Wrong. मॉर्फिन प्लांट को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, लेटेक्स उससे से। लैटेक्स लेटेक्स से ऑब्टेन किया जाता है। वेरी गुड। इन विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इनेट इम्यूनिटी, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, कैसा है स्किन? फिजिकल पहला बैरियर है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड Physical ऑप्शन barrier. फिजिकल बैरियर्स है। वेरी गुड। मेरे को ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दो। देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है ना, कुछ बैरियर्स होता है। लेट्स सपोज अगर आप, अलीशा एक ऐसे एनवायरमेंट में बैठी है कि अलीशा के आसपास बहुत सारे पैथोजेंस हैं, तो अलीशा अपनी बॉडी को उस पैथोजन से कैसे प्रोटेक्ट करेगी? तो पहला प्रोटेक्शन है, अलीशा की पूरी बॉडी स्किन के थ्रू कवर्ड अप है, यस मैम। स्किन के थ्रू ही वो जा सकता था बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर। सेकेंड प्रोटेक्शन है कि वो उसके आईज या ईयर्स और नोज के थ्रू जा सकता है बॉडी में, लेकिन नोज के अंदर म्यूकस होता है, ईयर्स के अंदर म्यूकस होता है। तो ये सबसे पहला बैरियर हुआ या नहीं हुआ, जो फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल इंट्रैक्शन रोक रहा है अलीशा की बॉडी और पैथोजन के बीच में, है ना। सेकेंड बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आएगा, लाइसोजाइम, आइज टीयर। अगर आप अलीशा की आंखों के थ्रू बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो अलीशा के टीयर्स हैं, उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम है, उसको किल कर देगा। स्लाइवा है, अगर माउथ के थ्रू एंटर हो गया तो स्लाइवा के थ्रू किल अप हो जाएगा, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर बन गया। चलो, इन दोनों बैरियर को क्लियर करके वो बॉडी के अंदर चला गया, तो बॉडी के अंदर चला गया, तो बॉडी के अंदर जाने के बाद कौन से बैरियर्स मिलेंगे उसको? सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर्स मिल जाएंगे, और फिर एंड में उसको साइटोकाइन बैरियर्स मिल जाएंगे। ये एक बैरियर्स है जो रोकेंगे पैथोजन को आपकी बॉडी के अंदर जाने से। तो पूछ रहे हैं कि स्किन और म्यूकस कौन सा बैरियर है? सबसे पहला बैरियर फिजिकल बैरियर। यस मैम। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जब हम इम्यूनिटी पढ़ते तो सबसे पहले हम यही टॉपिक पढ़ रहे होते थे। चलो, आया इवोल्यूशन। बताओ जल्दी से, सबसे पहली लाइफ कब बनती है? फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म 350 million 350 फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म 350। 2000 मिलियन ईयर एगो, 5000। 2000 मिलियन ईयर एगो, मतलब 2 बिलियन ईयर एगो हो गया ना ये।
यस मैम। Yes. 2 बिलियन हो गया ना, तो ये तो सही है। इनवर्टिब्रेट सबसे पहले कब आता है बताओ? 5,000 साल पहले नहीं भाई, 500 मिलियन ईयर एगो। सीवीड्स कब थे? सीवीड्स 320 मिलियन ईयर एगो ही थे। और ज्वेलिन फिश पे 350 थी। स्पीशीज कब थी? 350 मिलियन ईयर एगो। और डायनासोर डायनासोर अपीयर कब हुए? 165। 165 मिलियन ईयर एगो। तो इन दोनों ने क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में? इन्होंने हमसे पूछा है हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द इवोल्यूशन। तो हमारे पास फर्स्ट करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी, 3 करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज, ठीक है। डेटा है, नहीं याद है तो इसको स्टिकी नोट्स बना के लिख लेना। क्लियर? यस मैम। आपको इन सब चीजों से पता चलता रहेगा कि आपका कौन सा पार्ट वीक है। जैसे मुझे पता चला अनश्व का बायोटेक वीक है, ठीक है। एंड थोड़ा मुझे पता चला कि आप में ऑलमोस्ट सभी बच्चों को इवोल्यूशन थोड़ा वीक है। तो इससे हम लोगों को आइडिया मिलता रहेगा कि हम लोगों को और कौन कौन से चैप्टर्स वापस से स्टडी करने की जरूरत है, कौन से और रिवाइज करेंगे हम अच्छे से क्लास में। तो हम बायोटेक्नोलॉजी रिवाइज कर लेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लेंगे और इवोल्यूशन कर लेंगे, जितना मुझे समझ में आया। लास्ट क्लास में आपने मेरे को बताया था लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ा है हमारा पेंडिंग, और हमारा और कौन सा वाला पार्ट है पेंडिंग? एनाटॉमी। एनाटॉमी आपने बोला था। एनाटॉमी मैंने कल ही 11th क्लास वाले बच्चों को रिवाइज कराया है। हमें भी बुला लेते। आप लोगों का दूसरा क्लास था ना उस टाइम पे, नहीं तो बुला लेती। मैम कल तो संडे था ना। कल नहीं, सैटरडे का, हाँ सैटरडे कराया था। उनको भी एनाटॉमी में प्रॉब्लम आ रहा था तो उनको एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी तो आप लोगों के साथ कंबाइन करके कराया था। चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यस इन दिस। मैम डी होगा इसका। डी होगा? चलो एक्सप्लेन कर दो कैसे होगा डी। यस मैम। मैम मैम जो बताओ। सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो तो सही है, क्योंकि अगर मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर इंडिपेंड वो मतलब सीक्रेट नहीं इंडिपेंडेंट सॉरी अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है नहीं है segregate- तो वो मतलब सेग्रीगेट अलग नहीं करेंगे, लो कौन मतलब सा उसमें है ये? लिंकेज हो जाएगा। लो कौन सा है? मैम कौन सा वाला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला, स्टेटमेंट 2 लॉ कौन ऑफ सा लो बता रहे हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ बता रही है, मतलब वो उसकी लॉ वो ऑफ बता रही है एक्सेप्शन। Morgan observed that two genes did not segregate independently of each other. दो जीन्स एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे इंडिपेंडेंटली, एंड F2 रेशियो डेविएटेड हो जाएगा 9:3:3:1 से। एक्सपेक्टेड जब दो जीन्स इंडिपेंडेंट होंगे तो तब ये रेशियो आएगा, लेकिन अगर वो सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा है तो सेग्रीगेट क्यों नहीं हो पाएंगे? क्या रीजन होगा उसके पीछे? मैम क्योंकि वो लिंक्ड है उसमें एक क्रोमोसोम में। लिंक है एग्जैक्टली, तो तभी हमारा 9:3:1 नहीं आ पाएगा, क्योंकि लिंक है आपस में। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, मॉर्गन कैरिड आउट बाय सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन 116। सही है, स्टेटमेंट में स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है फॉर दिस। किसी को कोई डाउट? नो मैम। करो। इनहेरिटेबल म्यूटेशन, इनहेरिटेबल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इनहेरिट हो सकता है, कैन बी स्टडीड बाय ड्राइंग अ पेडिग्री ऑफ अ फैमिली। यस मैम। यस मैम कर सकते हैं, वेरी गुड। सम म्यूटेशन इन्वॉल्व चेंज इन पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट चेंज कर देता है, मतलब 2n से उसको डायरेक्ट 3n बना ये दिया, भी नहीं है, पूरा ये सेट नहीं चेंज होता। कर दिया तो पॉलीप्लॉइड ही। और चेंज इन अ सबसेट, मतलब सबसेट चेंज करता है, 2n+1 कर दिया, 2n+2 कर दिया, 2n इसको एनीप्लॉइडी बोलते हैं, मैम ये है पूरी ना? सही तो नहीं है। ये भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। जी मैम। मैम बट 2n से 3n थोड़ी बनता 2n से है। 4n। 2n से हाँ 4n बन जाएगा, 3n भी बन जाता है, लेकिन एक पूरा सेट चेंज कर रहे हैं वो। यहाँ पे वो माइटोसिस मियोसिस वाला मत लगाना, 4n 3n सब बन जाएंगे। डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड सब बन जाता है।
कशिश XXY वाला केस होगा ना अगर, तो वो एनीप्लॉइडी में आएगा। ये जनरल जो केस है ना वीट वगैरह में देखा जाता है, ये वीट प्लांट्स में नहीं। 118 करो। Watson and Crick was born in Chicago on 6th April and he received MSc degree। ये तो उन्होंने बहुत मैम अब ये कैसे करेंगे? बहुत हाई लेवल किया छोड़ दो इसको तो। इस पे आ जाओ। Law of segregation is on the fact that कि the alleles do not show any blending। ब्लैंडिंग समझते हैं ना, मिक्सिंग, कि दो एलील्स आपस में कभी मिक्स नहीं होते, तभी तो अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं। एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड, और अगर वो मिक्स भी हो गए तो F2 जनरेशन में आके वापस रिकवर हो जाता है। दो वन ऑफ दीज इज नॉट इफ F1 जनरेशन में कोई एक ना दिखाई दे, क्योंकि F1 में वो हाइब्रिड बन जाता है ना, तो एक छिप जाता है ऐसे, लेकिन F2 में आके फिर से दिख जाता है। A homozygous parent produce all gametes that are similar। homozygous में same type के, heterozygous में one produce two kinds of gamete, each having one allele with equal proportion। बताओ। दोनों सही। मैम 2 मिनट। दोनों सही है। मैम। नहीं समझ में आया, एक बार और पढ़ो स्टेटमेंट को। यस वेरी गुड। डी यस मैम, पीओ। नेक्स्ट पढ़ो। Besides the इन्वॉल्व, अच्छा मैं रीड कर रही हूँ और आप खुद रीड करो डिस्टर्बेंस, या फिर आप खुद रीड करोगे? मैम आप करो, हम भी मैम, रीड करते हैं। चलो आप लोग ही करो। मैम यस अनीशा। ऑब्वियसली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एनवायरनमेंट के थ्रू भी अफेक्ट होता ही होता है। मैम होता है, वो एनसीईआरटी ने भी लिख के दिया था ये। भी सही है। बर्ड्स के अंदर हैव 1 Z और 1 W क्रोमोसोम, जबकि मेल में उनका ZZ होता है, क्योंकि उनका मेल होमोजाइगस होता है, फीमेल फीमेल हेटेरोगैमेटी हेटेरोगैमेटी होता है। तो दोनों सही है, डी होगा। यस मैम। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस के थ्रू ना कॉन्सेप्ट्स पे रिवाइज हो रहे हैं। यस मैम। Which of the following is correct statement? अगर मेरे को कोई बोलेगा ना तो मैं सबसे पहले थर्ड स्टेटमेंट पढ़ूंगी। डाइकोट आइसोबाइलेटरल थोड़े ना होता है, डॉर्सिवेंट्रल होता है। यस मैम। तो मैं तो इसी को फॉल्स करूंगी पहले। और सेकंड वाला भी फॉल्स है, वो सिम्बायोटिक सेकंड वाला होता भी है। फॉल्स है। पार्टिकल एसोसिएशन शुगर। वही बड़े वाले में बाद में जाएंगे। अब मूवमेंट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम फ्लोएम सैप इनटू द सेल इज अ पैसिव प्रोसेस। ये भी ट्रांसपोर्टर्स का है, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट का है ये भी, है ना। और ये वाला क्वेश्चन उसका एनाटॉमी वाले का है, एनाटॉमी वाले का है। अब सिर्फ देखो फोर्थ ऑप्शन की वजह से एंटी दे सकता है क्वेश्चन, मैम वो खेलेगा, ऐसे ही कहेगा मैंने फर्स्ट चैप्टर दिया सही है। है ना, वो दे देगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट सही है इसका। फर्स्ट है ना सही? मैम क्योंकि सेपरेट मैट्रिक्स को एक स्टेप वेरी गुड। टेट्राड क्या होता है? 4 और होमोलोगस क्रोमोसोम होता है ना। टेट्राड इज आल्सो नोन एज बाइवैलेंट। बाइवैलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम, ठीक है। टेट्राड मतलब 4 क्रोमैटिड, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम विद ईच विद 2 क्रोमैटिड, है ना, ईच विद 2 क्रोमैटिड। दैट्स व्हाई बी। देखो इन्होंने तो नॉन होमोलोगस लिख दिया, इसलिए तो इसको कट कर दिया। 4 होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होंगे, 2 होंगे। माइटोटिक सेल डिवीजन अकर्स इन माइटोटिक माइटोसिस। डिप्लॉटिक मैट्रिक्स। बैक्टीरियोफेज, टीएमवी, ऑल ऑफ दिस। ये तो वायरस है भाई, वायरस All के of अंदर them. थोड़े ना कर देंगे। टीएमवी भी वायरस है। 1 होगा।
Yes, मैम। ऑल किसने बोला? मेरे को अभी ऑल सुनाई दिया था। मैम मैंने पहले 1 बोला था, फिर आप रीड करने लगे। अरे मैं सब बता रही थी, बाकी लोग क्यों नहीं होंगे बाकी ऑप्शन। कुछ बच्चे ऐसे भी है ना जो खुद एफर्ट नहीं करते यहाँ पे। मैं समझाती हूँ बस वही समझते चले जाते हैं, थोड़ा बहुत उनका भी फायदा हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जीवन फेज? ऑब्वियसली मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कॉन्टिन्यूस सेल ग्रोथ चलता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता, नहीं होता, एस फेज में होता है ना, एस नहीं फेज में। होता। So that's why 1 and 2 are correct. 1 ये देखो बायोमोलिक्यूल से आ गया। सिंपल, H लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ये? तब तो ग्लाइसिन बनेगा। लाइक हाँ, और H की जगह फिर ग्लाइसिन के बाद सेकंड कौन सा आता है? एलेनिन। एलेनिन। तो बस लगा दो एलेनिन। अब एलेनिन को अब देखो इतने ऑप्शन में एलेनिन, एलेनिन से तुमको समझ में आ गया एलेनिन ही है ये। फिनाइल तो है नहीं, क्योंकि फिनाइल ग्रुप होना चाहिए था यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट लिपिड थोड़े ना, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है देखो। रीड द गिवन एग्जाम्पल प्रॉपरली पढ़ना एग्जाम्पल्स को। मॉर्फिन, एक्रिन, रेसिन, ये भी बायोमोलिक्यूल्स है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑल आर बिलोंग फ्रॉम सेम कैटेगरी ऑफ केमिकल से बिलोंग करने चाहिए, फंक्शन सेम होने चाहिए, ऑल हैव नॉट आइडेंटिफाइबल फंक्शन, या फिर ऑल आर मेटाबोलाइट्स। कितना करेक्ट है? कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं इनके लिए? ये समझा दो एक बार। मैम देखो, एक होगा। ट्राई करके देखो। मॉर्फिन, एब्रिन, रिसिन, गम, विनब्लास्टिन, ये सारे के सारे क्या सेम कैटेगरी ऑफ केमिकल से बिलोंग करते हैं? नो मैम, सेम कैटेगरी तो नहीं होगा। नो मैम। सोचो। नहीं होगा मैम। मॉर्फिन नहीं है ना, क्योंकि इसमें कुछ हाँ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी है, हाँ है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी है, कुछ ड्रग्स भी है मॉर्फिन, हाँ मैम। ड्रग्स वगैरह भी है, कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो सेम नहीं है। यस मैम। सबके फंक्शन आइडेंटिफाइबल भी नहीं है, सबके नॉन आइडेंटिफाइबल भी नहीं है। आइडेंटिफाइबल तो है ना फंक्शन। नॉट आइडेंटिफाइबल है ना। नॉट आइडेंटिफाइबल, सबके आइडेंटिफाइबल भी नहीं, सबके नॉन आइडेंटिफाइबल भी नहीं है। एंथोसायनिन पता है ना, प्लांट पिगमेंट, यस मैम। वाटर सॉल्युबल वाला, ठीक है। तो इसका मतलब, लेकिन सारे के सारे मेटाबोलाइट्स है ना, यस हाँ मैम। तो क्या होना चाहिए आंसर? 4 D1 सही है, बैठ रहा है, ठीक है। मैम ऐसे में ना बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे देते हैं, तो फिर ऐसे चूज करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, देखो अगर आप इस क्वेश्चन को करने लगो ना, मेनली आपको इस क्वेश्चन में हार्डली 2 मिनट जाएगा ही जाएगा। तो मैं तो क्या करती हूँ ना, अगर मैं खुद से पेपर को तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के चलूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। यस मैम। छोड़ दो इन क्वेश्चन को, लेकिन अपने पास नंबर लिख लो कि मैंने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। फिर जब आपका बाद में टाइम बच जाए ना, कि मेरे पास अभी 10-15 मिनट बच गया, तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करो जिन क्वेश्चंस को आपने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उस क्वेश्चन में मेरे को टाइम ज्यादा लगने वाला था, यस लेकिन आप कर सकते थे उसको। तब ऐसे क्वेश्चंस पे डील किया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे जिनमें नेगेटिव मार्किंग बहुत इजीली बन जाती है। चलो 127, प्रोटीन से पेप्टोन, डिलीट है ना। ये डिलेटेड वाला है। मैम। In humans, due to non-functioning of parietal or deleted है। oxyntic cell, हाँ ये भी इन्होंने से डाल दिया, ये वाला डिलीट नहीं। ऑक्सिन originated from oxen, which is a Greek word, Greek word है। अब तो ही डिफिकल्टी आती होगी ना प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में। नो। ऑक्सिन एक छोटी हाइट वाला लड़का है, उसको आलस आता है बहुत। हाँ हाँ मैम। गब्बर शेर है, उसको ग्रेप्स की वाइन्स बड़ी बड़ी करनी है, एप्पल की शेप इंप्रूव करनी है, शुगर केन उसको ज्यादा चाहिए, उसको फ्रीज करा देता है, ठीक है। और माल्टिंग और बॉल्टिंग 2 प्रोसेस होते हैं उसके अंदर।
वो चाहता है जल्दी जल्दी बूढ़े ना हो, सेनेसेंस को डिले कर देता है वो। लेकिन सेनेसेंस को बढ़ाता कौन है? हाइलीन। मैम इथाइलिन तो रिफिलिंग ऑफ फ्रूट में आता है। सेनेसेंस नहीं बढ़ाता वो, एक सेनेसेंस को प्रमोट करता है कोई। उसके नीचे वाला गिबरेलिन होता है शायद। नहीं, जिब्रेलिन सेनेसेंस को प्रमोट नहीं उसके करेगा कभी। नीचे इथाइलिन के नीचे वाला प्रिवेंट करते हैं, नाम क्या था उसका? ए बी एब्सिस एब्सिसिक एसिड। यस है ना। अच्छा, कितने, मेरे को एक बार ये बताओ, जितने मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसके बाद कितने बच्चों ने इसको वापस से रिवाइज किया? प्लांट ग्रोथ वाले में? हाँ। यस मैम। नहीं किया है। उसका तो बस क्या था? शॉर्ट जो नोट्स। एक बार मैं पढ़ा देती हूँ ना बेटा, तो ट्राई किया करो कि उसको रिपीटिव रिवीजन करो। रिपीटिव रिवीजन करने से फायदा क्या, क्योंकि उस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ गया था ना उस चैप्टर में। सेम कॉन्फिडेंस अगर आपको मेंटेन करके रखना है तो हर वीक, पहले एक एक वीक में रिवाइज करो, फिर 15-15 दिन में रिवाइज करना शुरू कर दो। अगर किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक बार पढ़ा दे रही हूँ तो उसको मत छोड़ो ऐसे ही, रिपीटिव रिवीजन लगाते रहो उन चैप्टर्स का। कॉन्फिडेंस सेम लेवल तक रहेगा एंड और ज्यादा बढ़ जाएगा, चीजें बहुत याद होती चली जाएंगी। अब मैं भी जनरली फोकस इन्हीं पे करूंगी जो चैप्टर मुझे लगता है कि आप लोगों के डिफिकल्ट है, जैसे इवोल्यूशन हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट ग्रोथ, जैसे जिसमें रटने वाली चीजें है ना, वो रटने वाली चीजें हम इतनी बार पढ़ लेंगे ना क्लास में कि आपको याद ही हो जाएंगी। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अर्थ समिट हमारा जो हुआ था वो कब हुआ था? 1920 में। 1920 2 हाँ जी। 1922 में 2002 के अराउंड भी हुआ था शायद कोई सा। हाँ मैम। वर्ल्ड समिट हुआ था ना। वर्ल्ड समिट हुआ था तो। हाँ, तो ये याद रखने वाला डेटा है। ग्राफ मैंने आपको बताया था, एलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। क्या एक्सप्लेन किया था एलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट? एरिया रिचनेस। हाँ, स्पीशीज रिलेशन क्या था, उसका relation. इक्वेशन क्या है? एक्स इक्वल में एक्स वाई। S is equal to log C plus Z log A. log s is equals to log c plus z log a, है ना। z कॉन्टिनेंट के लिए बात करेंगे तो 0.6 से लेके 1.2 तक जा सकता है। किया वापस से रिवाइज वो चैप्टर, बोला तो सबसे ज्यादा डेटा है उसमें। अगर नहीं किया ना तो बच्चों रिवीजन करना शुरू कर दो। आप लोग सिर्फ जितना मैं बोलती हूँ और जो मैं क्लास में कराती हूँ उसी पे ही स्टिक रहोगे ना, आप लोग बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, चलो। Substances like cytokinin like activity is cytokinin cell division। साइटोकाइनिन क्या कराता है? सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन कौन सा है? जिएटिन। दूसरा नाम है साइटोकाइनिन का जिएटिन। Which of the following oxygen is not obtained from plants? प्लांट से नहीं मिलता। ऑब्वियसली कौन सा पूछ रहा है ये? सिंथेटिक पूछ रहा है। सिंथेटिक ऑफ। तो Na है ना, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, हाँ ये सिंथेटिक है। ये दोनों नेचुरल ऑक्सीजन है। yes ma'am. Which of the following statement is incorrect? न्यूट्रोफिल सिक्रीट हेपारिन। भाई न्यूट्रोफिल तो वो है फेगोसिटिक इन नेचर। ये Yes, तो ma'am. गलत है। ये बेसोफिल सिक्रीट वेसोडाइलेटर केमिकल सेरोटोनिन, Ma'am, ये साइनोफिल 68% होता है। Yes, तो ma'am. इनकरेक्ट कौन सा है? ये वाला। सही में? हाँ मैम, यही गलत है। थर्ड वाला सही है। मैम चारों ही गलत लग रहे हैं, तीनों ही। सोच के बताओ। यस मैम, ये सुनोफिल तो 2 से 3% होता है ना। 2 से 3। और ये वाला सेकंड वाला? बताओ। बेसोफिल्स तो जो एलर्जिस हार्मोन्स मतलब उसमें होती है इन्वॉल्व, वो सिक्रेट करती है।
हाँ, लेकिन सेरोटोनिन भी रिलीज करता है वो। क्या सेरोटोनिन एक वैसोडायलेटर है? नहीं है, सेरोटोनिन वैसोडायलेटर नहीं है। सेरोटोनिन और मेलेटोनिन, मेलेटोनिन वो पीनियल ग्लैंड वाला मेलेटोनिन, यस मैम। हाँ दोनों को ऑलमोस्ट सेम सेम काम है। वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन भी नहीं है, वैसोडायलेटर भी नहीं है। इनका काम कहीं ना कहीं आपकी रिदम साइकिल को कंट्रोल करने वाला काम होता है। डायर्नल साइकिल को कंट्रोल करता हाँ, डायूरल साइकिल कंट्रोल होता है। तो Renal वैसोप्रेसिन वाला कोई फंक्शन नहीं है इनका, तो इनकरेक्ट है ये, है। तीनों और इनकरेक्ट है ऑल। ये करो। मैम सही है दोनों ही। Increased level of several hormones in human maternal blood are necessary for the maintenance of pregnancy. Pregnancy maintain करने के लिए कुछ several type के hormones की जरूरत होती है. In human female, immediately after implantation, the inner cell mass embryo differentiate into an outer layer ectoderm and an inner layer called Yes, ma'am. endoderm. मैम इमीडिएटली हो जाता है? बताओ आप लोग immediately होता है नहीं होता है? इमीडिएटली तो होता है मैम। इमीडिएटली Immediately ये कौन सा प्रोसेस है इनर लेयर्स का बनना? मैम वो मोरुलास वगैरह में जो डिफरेंट होता है वही तो है इनर सेल। गैस्ट्रुलेशन है ना ये? यस गैस्ट्रुलेशन है। तो क्या गैस्ट्रुलेशन इम्प्लांटेशन के एकदम बाद होने लग जाता है? नहीं। नहीं तो होता फिर मैम, कौन सा एकदम होना चाहिए? मैम बी होना चाहिए। मैम एनसीईआरटी में लिखा है। बताओ। मेरी मैम तो बोल मैम करवा रही थी रिवीजन, तो उन्होंने तो बोलता इमीडिएटली हो जाता है। तो मैं भी आप ही लोगों से पूछ रही हूँ ना, क्या होना चाहिए? इमीडिएटली तो होता है, डी होना चाहिए मैम। मैम दोनों करेक्ट है, डी होना चाहिए। हाँ, डी होगा इसका, इमिडिएटली होता है। डी। आउटर लेयर एक्टोडर्म एंड इनर लेयर एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंडोडर्म ऑर्गन्स बनाना शुरू कर देते हैं अपने अपने। मैम डिफरेंट टाइप के। हाँ, वो गैस्ट्रुलेशन के अंडर आता है। लास्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। In human, the male accessory glands include paired seminal vesicle, a prostate and paired. मैम स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। गलत है क्योंकि प्रोस्टेट अनपेयर्ड होती है हाँ वन गलत होता है। और सर्विक्स सर्विक्स भी नहीं होता। हाँ, सर्विक्स पेयर नहीं होता, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। The penis is the male external genitalia. Statement 2 सही है. मैम That's why the correct was सी और सी है। C. Very good. चलो, अब ना आप लोगों से मेरे को डिस्कस करना है आप लोगों के कल के टेस्ट स्कोर्स। तो सबके सब क्लास में ही रुकेंगे, कोई जाएगा नहीं। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी यू कि आप लोग कर क्या रहे हो बायो में, एंड आपको कहाँ गलती कर रहे हो, एंड क्या चीज है जो आपको अभी इम्प्रूव करके चलनी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कहाँ से? दीपक प्रजापति से स्टार्ट करते हैं। दीपक हो ना क्लास में? यस मैम। अनम्यूट ही रहना है। तुम कल का सिर्फ आप करोगे टेस्ट? कल का सिर्फ टेस्ट इसको डिस्कस करोगे ना? नहीं, आपने कल का नहीं दिया तो आपसे पहले वाला करूंगी, ओके। क्योंकि मैं ना पहले तो मैं आप लोगों को ओवरऑल दिखाऊंगी कि ओवरऑल आप लोगों को कितना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ आप लोग बाकी बच्चों के साथ लाए कर रहे हो। तो देखो, मैंने पीसीबी वाला फिल्टर लगा लिया और मैं आपको दिखाती हूँ बायो में कि बायो में, वैसे बायो में ना कल वाला टेस्ट में बहुत कम बच्चों ने दिया है, बहुत कम। 21 जन में भी बहुत बच्चे एब्सेंट थे।
तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बच्चे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई आप लोगों को नीट क्लियर करना है, तो नीट क्लियर करने के लिए आप लोगों को कितना लगता है कि बायो में कितना स्कोर आना चाहिए? मैम 330 आना ही चाहिए मैम। 330 आना ही चाहिए ना। अगर किसी का 330 नहीं आ रहा तो हम नहीं मान सकते ना कि वो क्लियर कर लेगा। सिर्फ 2 No, बच्चे ma'am. हैं, सिर्फ 2 बच्चे जो 330 प्लस स्कोर लेके आ रहे हैं। तो क्या फिर आप लोगों में से जितने बच्चे क्लास में आ रहे हो, इसमें से कोई क्लियर? और ये हिमानी और सानिया क्लास में आती ही नहीं है। हिमानी का आप स्कोर देखोगे ना, कभी 700 से नीचे नहीं गई है वो, कभी भी नहीं। बट हिमानी को हम अच्छे से कंसीडर नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो कभी ऑफलाइन टेस्ट में नहीं आई है, तो हमें नहीं पता वो चीटिंग करके देती है, कैसे देती है, कैसे नहीं देती है टेस्ट। सानिया भी कभी ऑफलाइन टेस्ट में नहीं आई, एक बार ऑफलाइन टेस्ट में आई थी, 350 अराउंड स्कोर आया था उनका। तो इसका मतलब अकॉर्डिंगली एक भी बच्चा बायो में अच्छा नहीं कर रहा है। तो बायो का रिजल्ट कैसा जा रहा है अभी? 0 डाउन। जा रहा है ना। तो फिर हम लोग इतना जो रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। यस मैम। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो क्या गलती रह रही है फिर यहाँ पे? अगर आपके 300 को हटा के मैं इसको 300 कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी भी देख लो, 4 बच्चे हैं सिर्फ 4 बच्चे। और इन चारों बच्चों में से भी एक भी बच्चा नहीं है हमारी क्लास का। तो भाई अगर आप 300 नंबर भी नहीं लेके आ पा रहे हो, तो फिर कैसे आप बोल रहे हो कि आपका पूरा सिलेबस हो चुका है फिनिश? 21 जनवरी वाला पेपर कौन सा था? 11th FST था ना? मैम 12th FST। चलो 12th FST था, मान लिया मैंने। मैम हाँ जी। मैम कल तो 302 थे पर इसमें नहीं आ रहा। ये 21 जनवरी वाला देख रही हूँ मैं। अब बताओ। तो अब से आई वांट कि आप लोग ना वो अपना 500 स्कोर देख के, है ना, 600 स्कोर देख के उसको लेके खुशी नहीं होगे। आपको अपना सब्जेक्ट वाइज स्कोर देखना है आपसे, कि मैं किस सब्जेक्ट में कितना कर रहा हूँ। और सब्जेक्ट वाइज अपनी अपनी कट ऑफ मेंशन कर लो कि मुझे फिजिक्स में एटलीस्ट 120 करना है, केमिस्ट्री में एटलीस्ट 130 करना है, और बायो में एटलीस्ट 330 करना है। अगर मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो इट मीन्स मैं बहुत लैग कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। इट मीन्स आप लोग नीट क्लियर करने वाली लाइन में नहीं चल रहे हो अभी। अगर आप खुद सोच के देखो, चलो मैं साक्षी आप ही का स्कोर दिखाती हूँ यहाँ पे। कौन कौन है हमारे पास? साक्षी है, साक्षी सिन्हा ना, हाँ। अलीशा है, अलीशा टेस्ट दिया था। साक्षी, अलीशा, और 12th में कौन है? मनीषा। मैम दिया था। और 12th में और बच्चे नाम बताना अपना कोई। गुंजन, गुंजन कुमार या सिर्फ गुंजन? सिर्फ गुंजन है। चलो, निगम भी है। कुमार लगता है मैम पीछे। कुमार लगता है तो भाई बोलना था ना। कितना पूरा। रुको 1 मिनट। गुंजन कुमार, और कौन है? मैम निगम। निगम, और नाम बताओ भाई जल्दी जल्दी। मैम अनीशा। अब तो ड्रॉपर से होना बेटा, ड्रॉपर की दूसरी लिस्ट है। और बताओ, नहीं और 12th के बच्चे? दीपक। मैम एलिसा भी है। दीपक सिंह। प्रजापति है मैम। प्रजापति है मैम। प्रजापति का तो नाम ही नहीं है लिस्ट में, सिर्फ दीपक है क्या? यस मैम। चलो इन बच्चों को कंपैरिजन देखते हैं। सिर्फ दीपक से भी 2 हैं भाई। कौन सा स्टूडेंट आईडी? 136 या 134 एंड में? मैम 154। अच्छा 154 वाला। रुको फिर यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखो अब इनका कंपैरिजन, ये 505 वाला तो नहीं है ना। कितने ने दिया था? साक्षी ने दिया टेस्ट और दीपक ने दिया टेस्ट।
अलीशा टेस्ट क्यों नहीं दिया? 14 वाला भी मैम नहीं दिया? मैंने टेस्ट लास्ट जो इससे पहले वाला हुआ था वो नहीं दिया था, अभी वाला कल वाला दिया है। कल वाला भी नहीं दिया आपने? स्कोर नहीं है आपका यहाँ मैम पे? कल वाला दिया है, मैंने स्क्रीनशॉट खुशबू मैम को भी भेजा था। खुशबू मैम ने बोला कि जो सना मैम है उनको मैसेज कर देना। तो आपका स्कोर नहीं दिख रहा है यहाँ पे बेटा। चलो, साक्षी का मैम स्कोर है। मेरे ऐसे 2-3 टेस्ट, मतलब मेरे सारे टेस्ट दिए हैं, अभी तक सिर्फ एक ही टेस्ट मेरा छूटा है 11th-12th में, बट मेरे काफी सारे टेस्ट में एब्सेंट दिखा रहा है आप और मैंने सबके स्टूडेंट आईडी स्क्रीनशॉट चेक करो, भेजे हैं। यही स्टूडेंट आईडी डालते हो ना? यस अगर आप मैम, हर बार स्टूडेंट यही आईडी डालती हूँ, यही एक डालती हूँ हर बार। नंबर गलत कर देते होंगे ना तो फिर नहीं आएगा। नहीं मैम, हर बार यही डालती हूँ। तो फिर आपका हम चेक कर ला लेंगे, डोंट वरी। साक्षी, अब आपका देखो, अगर आपका स्कोर बेटा ये यहीं पे 330 हो जाता स्कोर, तो आपका खुद स्कोर देखो कितना हाई चला जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप सही कर रहे हो, वो कट ऑफ क्लियर कर रहे हो आप, लेकिन आप बायो में कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे हो। तो आपको बायो में मेहनत करने की जरूरत है। ये मत मान के चलो कि मैं अच्छा कर रही हूँ। देखो यहाँ पे आपका स्कोर 503 था, 503 से 565 गया स्कोर। बायो में इंप्रूवमेंट हुआ है, फिजिक्स में भी है, उसमें फिजिक्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन बायो में जितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए उतना नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आई वांट कि आपका ये जो स्कोर है 330 प्लस जाना चाहिए। ओके मैम। ठीक है। एंड इससे पहले वाला टेस्ट भी अगर हम देखें ना, आपका 14th वाला, इसमें 271, देखो यहाँ पे आपका 302 है, और यहाँ पे आपका बायो में 278 है। तो आप बायो में कहीं भी पास नहीं कर रहे हो जो एग्जैक्टली होना चाहिए। यहाँ पे देखो 31 दिसंबर वाले में 320 है आपका। तो बायो में आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं ऑब्वियसली, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको आते नहीं, आता है। प्रॉब्लम कहाँ है? नेगेटिव मार्किंग आप करते होंगे ज्यादा। मैम 28 हो गए थे कल नेगेटिव मार्किंग। तो आप खुद देखो 28 नेगेटिव मार्किंग से कितना डाउन गया आपका। हाँ अलीशा, आप जा सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सब बच्चों को, कि अपना सब्जेक्ट वाइज अब आप इम्प्रूव करो अपने आप को। सब्जेक्ट वाइज चेक करो कि मेरा सब्जेक्ट वाइज कहाँ मैं लैग कर रही हूँ। जैसे निगम है, निगम अब आप देखो बेटा, बायो में आपके डाउट तो बहुत होता है, लेकिन स्कोर कहाँ है? 146 स्कोर है। यहाँ पे तो आपने दिया ही नहीं टेस्ट। क्यों नहीं दिया निगम कल का टेस्ट? गुंजन, मैम कल आपने का दिया था मैंने। दिया था टेस्ट? यस मैम, इसीलिए तो ठीक है। एंट्री। और गुंजन, आपने 14 वाला 21 वाला भी नहीं दिया था, और यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है आपका। मैम 21 में मेरे गलत आ रहा है स्कोर। 21 वाले में आपका स्कोर कुछ गड़बड़ कर रखा है शायद इन्होंने। हाँ, कुछ मिसमैच हो रहा है ये। मैथ्स बायो ओवरऑल, हाँ ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। कोई नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बच्चों आपको अपना फोकस करना है इसी पे। दीपक, आप देखो, आपका बेटा देखो बायो में कितना कम स्कोर है। अगर आप चलो फिजिक्स केमिस्ट्री मान के चलती हूँ मैं, आपका केमिस्ट्री सही चल रहा है, फिजिक्स नहीं आप इम्प्रूव कर पा रहे हो, तो आप यही मेहनत बायो में लगा लो। इसी स्कोर को बायो में 330 तक लेके जाओ, तो आपका ये स्कोर ना आराम से 500 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। यस मैम। और बाकी बच्चे भी भाई, अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आप लोगों को कैसे करना है। मेनली यू हैव टू फोकस ऑन सब्जेक्ट वाइज स्कोर। ओवरऑल स्कोर नहीं देखना है आपको अपना। ओवरऑल स्कोर देखो, लेकिन उसमें सब्जेक्ट वाइज